Hey, what's up guys? कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब बढ़िया होगे, घर पे होगे, एंजॉय करोगे अपनी लाइफ। मैं आपका प्यारा प्रयाग आपका स्वागत करता हूँ हमारे अपने शो सीखते हैं के चौथे एपिसोड में। श्री महेंद्र भट्ट, इनका पूरा नाम श्री महेंद्र कुमार ब्रह्म भट्ट है। यह शिक्षा विभाग ग्वालियर में अध्यापन कार्य से सेवानिवृत्त हैं। वर्तमान में यह एडवोकेट हैं। इनका जन्म 11 सितंबर 1955 में दतिया मध्य प्रदेश में हुआ था। आपके पिता का नाम श्री रघुवीर प्रसाद है और आपकी माता श्रीमती लालबाई। आपकी डिग्रियां एमकॉम, एलएलबी और डिप्लोमा इन जर्नलिज्म जयपुर से किया है। इनकी भागीदारी 48 वर्षों से साहित्य सृजन में रही है। यह हास्य व्यंग, कविता, कहानी, दोहा, गीत, गजल, क्षणिका, उपन्यास, वृतांत, नाटक, निबंध, रिपोर्टाज तथा बाल साहित्य सृजन आदि विधाओं में ये एक हस्ताक्षर हैं। इन्होंने आकाशवाणी, दूरदर्शन एवं विविध टीवी चैनल्स में काव्य पाठ किया है। इनकी रचनाएं जंग जारी है, कविता संग्रह, चुल्लू भर पानी, हास्य व्यंग, क्षणिका संग्रह, बुरे फंसे कार लेकर, व्यंग संग्रह। इनके स्तंभ लेखन चुप, चर्चा चालू है, महाभारत प्रसंग, व्यंग तीरे आदि। इनके संपादन शब्द साक्ष्य, शब्द सुमन, शब्द सूर्य इत्यादि। इन्हें अनेक सम्मान प्राप्त हुए हैं, जैसे 600 से अधिक बार ऑनलाइन काव्य पाठ करने का गौरव और सम्मान प्राप्त हुआ है। सृजक संसद मुरार ग्वालियर द्वारा आदर्श हास्य व्यंग्यकार सम्मान प्राप्त हुआ है। इन्हें हमेशा बेहतर इंसान के लिए बेहतर रास्ता और अवसर प्रदान करना आपकी सोच है। सर, आपको नमन है। नमस्कार, आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल प्राक प्रयाग और मेरे शो सीखते हैं के चौथे एपिसोड में। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्री महेंद्र भट्ट जी। सर नमस्ते। सर, बिना देरी किए हम अपने प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। सर, हम पहली चीज आपसे जानना चाहेंगे कि आप कई रचनाएं लिखते हैं, जैसे हास्य व्यंग, कविता, कहानी, क्षणिका, रिपोर्टाज, वृतांत, गजल आदि। इसमें 3 शब्द ऐसे हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता, और कई और ऐसे हमारे जैसे होंगे बच्चे जिनको इन शब्दों के अर्थ नहीं पता होंगे। वो शब्द हैं क्षणिका, रिपोर्टाज और वृतांत। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इन शब्दों के अर्थ क्या हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्रश्न बिल्कुल माकूल है और मैं सबसे पहले मैं बता दूं, क्षणिका का अर्थ सीधा सीधा है क्षण भर में बहुत बड़ी बात कह देने वाली प्रक्रिया को क्षणिका कहते हैं। क्षणिका कोई अलग से विधा नहीं है, क्षणिका केवल हम लोगों के द्वारा एक प्रयोग किया हुआ तरीका है। मतलब गागर में सागर भरने वाली बात, यानी अपने चुटकी लेते हैं, यानी कोई बड़ी बात को अपने लहजे से, अपने व्यंग्यात्मक तरीके से कह देना, यानी उसको क्षणिका का स्वरूप मानते हैं। क्षणिका यही में स्पष्ट है कि क्षण भर में कोई बड़ी बात कह देना, यही क्षणिका का स्वरूप है, इसे क्षणिका कहते हैं। और क्षणिका जैसे एक क्षणिका में आपको सुनाऊं, छोटी सी क्षणिका है बिल्कुल। अच्छा, क्षणिका का उद्देश्य होता है थोड़ा लोकहित भी रहे और थोड़ा मारक भी रहे, और कहते ना, वक्त की रफ्तार में जल्लाद ने यूं छुरा भौंका कि खून भी नहीं निकला मगर तकलीफ बहुत हुई, खून भी नहीं निकला मगर तकलीफ बहुत हुई। मतलब ऐसा होना क्षणिका का यही उद्देश्य होता है। देखिए, एक क्षणिका आपके सामने रखता हूँ बिना भूमिका के, देखे। वे इतने बड़े सयाने हैं, वे इतने बड़े सयाने हैं, अपना पूरा वेतन बचाते हैं, लेकिन उधार मांग मांग कर अपनी गृहस्थी चलाते हैं, उधार मांग मांग कर अपनी गृहस्थी चलाते हैं। ये क्षणिका है। क्षणिका मतलब बहुत बड़ी बात को कह देना। मैं यही कहना चाहूँ, यही क्षणिका का उद्देश्य है कि झपकियां खुल जाए और बात भी हो जाए। ये क्षणिका के मेरी परिभाषा आपको बताई चंद शब्दों में। अब रहा रिपोर्टाज, सीधा सीधा रिपोर्टिंग का हिंदी रूपांतर रिपोर्टाज। रिपोर्टाज का अर्थ है, रिपोर्टिंग का अर्थ है किसी भी गतिविधियों का, किसी घटनाक्रम का ब्यौरेवार विवरण
यानी जो अखबारों के लिए उपलब्ध की जाती है, अखबारों के लिए संकलित किया जाता है, वो उस संकलित समाचार को प्रकाशित करने की प्रक्रिया को रिपोर्टाज कहते हैं। वही रिपोर्टिंग, रिपोर्टर सीधा सीधा रिपोर्टर अपना रिपोर्टिंग करता है, रिपोर्टिंग लेकर के जाकर के अखबारों में या पत्रिकाओं में छपने के लिए, पब्लिक होने के लिए देते हैं। इसका सीधा इसे रिपोर्टिंग कहते हैं, जिसका हिंदी रूपांतर है रिपोर्टाज। अब रहा वृतांत। अच्छा अच्छा। वृतांत का अर्थ है किसी व्यक्ति विशेष पर या किसी यात्रा विशेष पर या किसी महापुरुष विशेष पर जीवनी लिखा जाए, व्यक्तिगत चरित्र चित्रण किया जाए, या अपन जैसे कहीं बाहर जाते हैं, घूमने जा रहे हैं, विदेश यात्रा करते हैं, या कोई हिमाचल प्रदेश या शिमला या वगैरह वगैरह यात्राएं करते हैं, उस पर लिखे जाने वाली रपट, उस पर लिखे जाने वाली व्रत चित्र, जैसा कि कभी जानते व्रत चित्र फिल्म बनाते, और यानी एक संपूर्ण व्रत, उसका यानी आदि के अंत तक लेकर के उसको वृतांत कहते हैं। ये एक वृतांत की परिभाषा कहते हैं। अच्छा अच्छा, थैंक यू सर, धन्यवाद। आपने हमें इन 3 शब्दों के अर्थ बता दिए, क्योंकि हमें ही नहीं समझ में आ रहे थे इन 3 शब्दों के अर्थ क्या हैं। हमने गूगल किए, लेकिन तभी हम कहे कि आपसे एक बार हम पूछे, इसकी जानकारी लिए। धन्यवाद सर। सर, अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ना चाहेंगे। प्रश्न है, सर आपने विविध टीवी चैनल्स पर काव्य पाठ किया है, जैसे कि आकाशवाणी और दूरदर्शन। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका सफर आकाशवाणी, दूरदर्शन, इन सब के बीच में कैसा रहा, क्या रहा? आपको अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा और कई चीजें सीखने को मिली होंगी। मेरे अनुभव में मुझे ऐसी कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं हुई। मैं युवावस्था में युवावाणी के माध्यम से आकाशवाणी रेडियो से जुड़ा रहा, आकाशवाणी ग्वालियर से जुड़ा रहा, और इसके बाद धीरे धीरे करके भोपाल और रायपुर से आकाशवाणी के पढ़ता रहा। केवल कविता से पहचान बनती चली गई, और वहीं से फिर अब टीवी चैनल्स तो अभी आए हैं। कोरोना के पहले हमारे ख्याल में 15-20 साल भी कह सकते हैं, 15-20 साल के विविध टीवी चैनल ने हमको बाकायदा बुलाया और गया, सम्मान किया, कविता पाठ कराया। कोई हमें विशेष कठिनाई नहीं है। कठिनाई आती है, नए लोगों के साथ आती है, लेकिन अब जैसे ही अपन सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते चले जाते हैं, तो कठिनाइयां अपने आप दूर होती चली जाती है, पहचान बनती जाती है। एक बार मौका मिला हमें, दिल्ली दूरदर्शन पर गया, तो मैं मिला कार्यक्रम अधिकारी से। उस समय कार्यक्रम अधिकारी थी डॉक्टर रेखा व्यास। मैंने उनसे अपनी इच्छा रखी कि मुझे दूरदर्शन दिल्ली के कविता पाठ करा दिया जाए। तो रेखा व्यास जी का जवाब था, आप थोड़ा अपने आप को स्थापित करो। मैंने कहा स्थापित तो आप ही करेंगे, अभी तो मैं स्थापित हो पाऊंगा, अपने आप कैसे हो जाऊंगा मैं? तो आज मान लो आप आपके सामने हैं, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, आप मेरे सामने हैं। जब मैंने आपके जिज्ञासा प्रकट की, आपने अपनी क्या कहते हैं मंशा जाहिर की, तभी तो ये मूर्त रूप दिया। तो मैंने रेखा व्यास जी कहा, जब आप मुझे स्थापित करेंगे, मौका देंगे, तभी तो स्थापित हो पाऊंगा, अपने आप तो भगवान भी नहीं बैठ पाते किसी मंदिर में। तो रेखा व्यास जी को ये बात अच्छी लगी, वहां से तो मैं चला आया, लेकिन तुरंत ही उन्होंने हमको बुला लिया, मुझे पहली बार वहां पर अवसर दिया। इसी तरीके से हम भोपाल दूरदर्शन पर गए। मैं आपको बता रहा हूँ, भोपाल दूरदर्शन पर गए, बिल्कुल वो जरूरी है। मैं समझते हैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि कवियों के साथ विसंगतियां कितनी आती हैं। मैं भोपाल दूरदर्शन पर गया, उस समय थे सम्मानीय आदरणीय लीलाधर मंडलोई जी डायरेक्टर थे, और उनसे मैं मिला। उन्होंने कहा आप बताइए, वो समझ गए, कहते ना लिफाफा देखकर, मजमून देखकर लिफाफा को पहचान लेते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, अपना कुछ एड्रेस वगैरह पता, हमने कुछ नहीं, मैंने एक विजिटिंग कार्ड दे दिया सीधा, और उन्होंने विजिटिंग कार्ड दिया। उन्होंने विजिटिंग कार्ड अपने कार्यक्रम अधिकारी को दिया, जो अधीनस्थ काम करते हैं, वो तो डायरेक्टर थे बहुत बड़े। तो इसके बाद उन्होंने तुरंत मेरे को बुला लिया, और संजोग कहे या दुर्योग कहे, 16 फरवरी 1996 तारीख थी, पहली बार भोपाल दूरदर्शन से कविता पाठ किया। लेकिन संयोग क्या था, वो 16 फरवरी को मेरी सगी छोटी बहन की शादी थी। मैं ग्वालियर के नजदीक एक गांव में, मेरा चौड़ा जिला दतिया में गांव है जहाँ मेरी जन्म हुआ, वहां से शादी थी। अब मैं सवेरे 16 तारीख को सवेरे 12 बजे रिकॉर्डिंग कराने के लिए भोपाल जाना था। अब ये संभव कैसे होगा? बड़ा मुश्किल काम था। या तो ये छोड़ो या बहन की शादी छोड़ो, लेकिन भगवान से प्रार्थना की और माता सरस्वती का आशीर्वाद मिला, और मेरा दिमाग चल गया। मैंने अपना स्कूटर उठाया, पहले तो मंडप की पूजा की गांव में, वहां से स्कूटर उठा करके झांसी गया। झांसी स्टेशन पर मैंने स्कूटर रखा, वहां से मैं बैठ गया जनरल बोगी में, वहीं मैंने कविता लिखी बैठे बैठे, और वह स्टूडियो पहुंच गया, रिकॉर्डिंग कराई। बढ़िया, पहला यानी कहते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन।
कविता पढ़ी, कविता पढ़ने के बाद फ्री हो गया 2-3 बजे, और मैं 3 बजे शताब्दी से झांसी आया, झांसी के उठाया स्कूटर, वापस आया। स्कूटर तो स्कूटर है, कहते हैं बेवफाई भी कभी कभी परेशान कर जाती। फेल हो गया स्कूटर, यानी अरे इंदरगढ़, अरे तो आप बाप नाम रे। बता रहा हूँ, सुना रहा हूँ, पर भौगोलिक इंदरगढ़ में मैंने स्कूटर पटका, किसी एक जीप वाले का सहारा लिया, एयर के प्रकार है, अपने गृहनगर सेवड़ा पहुंच गया 10 बजे तक, और जाकर के दरवाजे पे खड़ा हो गया, और मैंने बारातियों की वाह अगवानी वाह की। वाह। ये मेरा सुखद सच मान वाह लीजिए। वाह वाह। कठिनाइयां तो आई, जिंदगी में लेकिन ये कठिनाई को मैं कैसे, कठिनाई को मैंने माता सरस्वती सॉल्व का कर लिया। आशीर्वाद रहा। ये हमारा पहला प्रयास था, मैं दूरदर्शन से इस तरीके से तो चलता चला गया। रायपुर, लखनऊ, जयपुर, सब जगह मैंने दूरदर्शन को कहीं पर पाड़ गया, और टीवी चैनल तो जैसे आम बात है, आज भी हमको लोग बुलाते हैं, तो आज भी हम जाते हैं। तो वो कोई बात, अच्छा सम्मान अच्छा। मिलता है, सम्मान से हम हर जगह जाना पसंद करते हम्म। सही बात, अगर हार्ड वर्क इंसान करता है और स्मार्ट वर्क भी दिमाग में है, तो किसी भी कठिनाई को बड़ी आसानी से इंसान सॉल्व कर सकता है। सर, अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यह मेरा पर्सनल फेवरेट क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी बात है। सर, आपकी एक रचना है चुल्लू भर पानी। इस शीर्षक का, ये जो शीर्षक है वो बड़ा आकर्षित करने वाला है, चुल्लू भर पानी। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये आपने शीर्षक क्यों चुना अपने इस कविता के लिए, और इस कविता में ऐसा क्या है, हैं। बिल्कुल खास में आपका चार वाजिब लाइन इस सवाल है, कविता की। और जो वाजिब बिल्कुल सवाल है, इन मौके पे लेटेस्ट सवाल आपने उठाया। हालांकि ये सवालों के दुनिया से गुजर चुका हूँ मैं, सवालों के दौर कईयों ने कहा कि चुल्लूवर पानी क्या है, चुल्लूवर पानी नाम क्यों रखा है, क्या है। हमने चुल्लूवर पानी है, अच्छा अच्छा। चुल्लूवर पानी में तो काम हो जाता है, आचमन करते हैं ना, कहते जरा सा चुल्लू का पानी हम्म। दे दो, अमर होने के लिए मुर्दे को ही पानी देते हैं। मैं चुल्लूवर या तिनके का सहारा, अगर सहारा ही मिल जाए चुल्लूवर, लेकिन मैं, हमारे चुल्लूवर पानी का आशय है बेशर्मी की पराकाष्ठा। और कवि एक छड़िका के माध्यम से अच्छा। मैंने शीर्षक का चयन किया है। बेशर्मी, यानी वो इतना बेशरम है कि उसको शर्म भी नहीं आ रही है। अरे गिरो, इतना गिरो, इतना गिरो, गिरो गिरो, मगर अपनी नजर से तो मत गिरो, और नजर से गिर गए फिर आप कहाँ जाएंगे फिर। यानी ये बेशर्मी की हम्म। पराकाष्ठा थी। चुल्लू और पानी के लिए मैंने कहा, एक छड़िका जो मैंने लिखा वही से मैंने उठाई है। और चुल्लू और पानी छड़िका संग्रह में पूरी कविता छड़िका के रूप में है, छोटी छोटी कविताओं के रूप में है। बड़ी कविता, लंबी कविता नहीं है इस ग्रंथ, एक हमारे संग्रह में। हम चाहेंगे आप सुना दे सर। चुल्लू भर पानी नाम क्यों रखा भी बताओ देखे। वह अच्छा, चुल्लू भर बिल्कुल बिल्कुल। पानी में डूब के मर जाता, वह चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाता, लेकिन कम बखत हर बार तैर कर निकल आता। अब ये व्यंग है ये। हाँ, अब इससे सही ज्यादा कहा क्या आपने। होगा, इससे ज्यादा क्या होगा। सही बात। जो अपने सगे भाइयों के खून में, सगे परिवार के खून में अपने केस धोए, अपने हाथ धोए, अपने पैर धोए, इससे ज्यादा विसंगति, सामाजिक विसंगति क्या होगी। द्रौपदी ने केस खोले थे, वहां से पैदा होती हमारी, देखे, द्रौपदी ने केस खोले थे, महाभारत हुआ। क्यों खोले, जब तक दुर्योधन और जब दुशासन इनका मर्दन नहीं कर ले, इनके हम खून से अपनी प्यास नहीं बुझा ले, तब तक मैं केस नहीं बांधूंगी। बताइए, सब अपने ही लोग थे, अपना ही खून था, अपने ही घर में चीर हरण, मर्दन, तमाम कारी, जैसा कि महाभारत में है। मतलब हमारा कवि मन तो यही आंदोलित होता है कि आखिरकार ऐसा क्यों, या खून खून को प्यासा क्यों हो रहा। जबकि हमारा ये सही बात। पूरा उद्देश्य, हमारा ये मकसद है कि कम से कम खून की कीमत तो बनाए रखो। कोई कितना क्या भी क्या दुश्मन हो जाए, मैं तो यही कहूंगा, मेरे पैदा होने के 10 मिनट पहले, मेरे पैदा होने के 10 मिनट पहले मेरे दुश्मन पैदा हो गए, मेरे दुश्मन पैदा हो गए, तभी तो सरेआम मेरी राह में कांटे हो गए, और मैं उन कांटों को धीरे धीरे हटा रहा हूं। आने वाली पीढ़ी को कोई कांटा न चुभे, रास्ता बना रहा हूं। आने वाली पीढ़ी को कोई कांटा न चुभे, रास्ता बना रहा हूं। यही मैं कहना चाहता हूँ। यही हमारा उद्देश्य है, चुल्लू और पानी जो हमने शीर्षक रखा, यही कारण है, और उसके अंदर सभी अच्छा व्यंग्यात्मक छोटी छोटी कविताओं का समावेश है। अच्छा अच्छा। जी, बहुत सुंदर थी आपकी रचना, और आपका जो मन था, आपका जो विचार थे चुल्लू भर पानी को अपनी कविता का शीर्षक बनाने का, वो बहुत ही बेहतरीन था। सर, हम अपने तीसरे प्रश्न की तरफ अब बढ़ना चाहेंगे।
तीसरा प्रश्न मेरा है, आजकल हर व्यक्ति कविता लिख रहा है, शायरी लिख रहा है और अनेक प्रकार की रचनाएं कर रहा है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है, जैसे मैं ही हूँ एक सर मैं शायरी लिखता हूँ, लेकिन मेरे से ऐसा होता है कि शब्द तो आ जाते हैं मगर भाव नहीं आ पाते या फिर मेल नहीं खा पाते, कभी भाव आ जाते हैं कभी शब्द नहीं आते। तो ऐसे में उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? हाँ, आपका ये भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भाव और शब्द की नवांकुर के लिए। समानता प्रतीत नहीं होती। कभी कभी ऐसा लगता है कि भाव कुछ है हम्म। और शब्द कुछ है, लेकिन अगर व्यक्तिगत तौर पर अगर किसी कविता सुनेंगे तो आप भाव भंगिमा के आधार पर अर्थ निकाल सकते हैं। नंबर एक, अगर मान लो प्रत्यक्ष रूप से नहीं अपन कविता पढ़ रहे हैं, कोई पुस्तक के द्वारा कविता का पाठ कर रहे हैं, तो आप भाव निकलते हैं और भाव जो आपके मन में पैदा होते हैं शब्द के आधार पर, तो वो भाव प्रकट होते हैं। लेकिन मैं ये कहना यही चाहता हूँ कि भाव पक्ष की प्रधानता होती है, शब्द गौड़ है, शब्द केवल आवरण है और भाव महत्वपूर्ण है। अगर भाव जो आपके मन में भाव आते वही आप उकेरे लिखें, और शब्द तो सार। एक बात और में अलंकार और अनुप्रास का भी जरूरत पड़ जाता है, अनियुक्त अलंकार भी होता है, ये समझने पाठक की क्षमता के ऊपर निर्भर है कि किस रूप में उसका अर्थ निकाला जाए। लेकिन सबसे बड़ा हमारा अर्थ होता है, हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य होता है संतोष। जहाँ संतोष और सुख मिलता है, समृद्धि मिलती है, वही कविता का सीधा सीधा मर्म होता है। और मुझे मालूम है कविता एक समुंदर है, मुझे मालूम है कविता एक समुंदर है, जो उसमें डूब जाता है वही पार जाता है। किसी की चार पंक्तियां गजब का काम करती हैं, किसी का उम्र भर का लिखा बेकार जाता है, किसी का उम्र भर का लिखा बेकार जाता है। यही मैं कहना चाहता हूँ। छोटी छोटी बातें कईयों ने लिखा है, बड़ी बड़ी ग्रंथ भी लिखे हैं, लेकिन सब अपने अपने मायने में महत्वपूर्ण है। यही कि सही बात है। भाव पक्ष की प्रधानता रहे और कला पक्ष उसका गौड़ होता है। और कला पक्ष के लिए साधना की जरूरत पड़ जाती है। जैसे हमें कोई मन में बात आती है, मैंने लिख दिया, यही मैं कहना चाहता हूँ इस बारे में। भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों ही महत्वपूर्ण है, भाव पक्ष की प्रधानता बनी रहे, ये कविता का उद्देश्य और मर्म है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सर आपने एकदम सही बात कही है और मुझे काफी चीजें आज जानने को मिली आपसे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। मन नहीं बहुत कर बहुत रहा धन्यवाद कि आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी अच्छा लग रहा है, आपने कम से कम, मैं तो यही कहूंगा, देखिए मैं तो यही कहूंगा, बार बार यही कहूंगा, मैं तो कभी माने आप जैसे अगर हमें पार्क ही अगर मिल जाए तो समझ लीजिए हम तो कोयले नहीं पड़े होंगे तो लोग हमें उठा लेंगे, चुन लेंगे। क्योंकि बुलडोजर बाबा का तो हर जगह चलन है, तो ऐसे बुलडोजर नहीं आया जो हमको खदेड़ सके। यही कहना चाहता हूँ। देखे, एक बूढ़े खंडहर में, एक बूढ़े खंडहर में अभी जवानी है, एक बूढ़े खंडहर में अभी जवानी है, सर पर ताज है, पुरखों की निशानी है। एक बूढ़े खंडहर में अभी जवानी है, सर पर ताज है, पुरखों की निशानी है। यही क्या कम है कि जमाना पूछ लेता है हमें, यही क्या कम है कि जमाना पूछ लेता है हमें। यही तो बस जमाने की मेहरबानी है, यही तो बस जमाने की मेहरबानी है। मैं मेहरबानी है। मरूं मैं मरूं तो चार कंधे ना हो, लेकिन भारत माँ की गोद में हो, इतनी मेरी तमन्ना रहती है। जब भी मैं जन्म लूं तो भारत माँ की धरती पर जन्म लूं, तो भारत माँ की धरती से बढ़कर कोई धरती नहीं है। पूरी दुनिया देख ली मैंने, सब जगह मिलावट का दौर है। यही मैं फिर भी कहना चाहता हूँ, आज के दौर में अपनी तो हाँ में हाँ मिलाने की तैयारी है, अपनी तो हाँ में हाँ मिलाने की तैयारी है, क्योंकि मिलावट का दौर जारी है। अपनी तो हाँ में हाँ मिलाने की तैयारी। पता है, मालूम है आपको एक जानकारी दूं, पहले नमक आता था 1 रुपए का 10 किलो, और नमक कौन सा? मिट्टी वाला, जिसमें मिट्टी लगा हुआ खाते थे। ये लोग कितने 100 साल तक जिंदा रहते थे। और आज आज और आदमी होते थे महात्मा गांधी, महात्मा बुद्ध, वो नमक खाकर हुए हैं। और आज की तारीख में नमक खा रहा आयोडीन, एक आदमी हो गया पहले से 100 गुना ज्यादा कमीन, पहले से 100 गुना ज्यादा कमीन हो गया है आज का आदमी, सुबह कुछ और शाम को कुछ। यही मैं कहना चाहता हूँ, है अपनी तो हाँ में हाँ मिलाने की तैयारी है, अपनी तो हाँ में हाँ मिलाने की तैयारी है, क्योंकि मिलावट का दौर जारी है। सच्चाई ने कमर तोड़ दी चौराहे पर, सच्चाई ने कमर तोड़ दी चौराहे पर। झूठ कल भी भारी था, झूठ आज भी भारी है, झूठ कल भी भारी था, झूठ आज भी भारी है। आज भी भारी है। यही मैं वाह कहना वाह चाहता वाह सर, आपकी रचनाएं सही में बहुत मतलब एकदम दिल तक जा रही है, एकदम मन तक जा रही है सीधा। सर हम जाने का ऐसे मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन जाना भी पड़ेगा। लेकिन जाते जाते हम चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं के लिए, हमारे दर्शकों के लिए कुछ दो शब्द
सीख के लिए सीखते हैं मेरा एपिसोड है, तो मैं चाहूंगा कि हमारे श्रोताओं को बहुत बहुत संदेश आभार, दें। बहुत बहुत आभार। मैं तो यही कहूंगा श्रोताओं के लिए, समाज संचेतना, सामाजिक सरोकार बनाए रखने के लिए महान पुरुषों की जीवनियां पढ़ना जरूरी है और बड़े बड़े विद्वानों की किताबों का अध्ययन करना जरूरी है। बिना अध्ययन के आपका ज्ञान अधूरा रहेगा। अगर जीवन में अगर संतोष पाना चाहते हैं तो पढ़ते रहे, अध्ययन बहुत जरूरी है। और बिना ज्ञान के, अब बिना ज्ञान के और बिना गुरु के ज्ञान कभी मिलता नहीं है, और बिना ज्ञान के आदमी का जीवन संभलता नहीं है। यही मैं कहना चाहूँगा, पढ़ना बहुत जरूरी है। और यही अगर खुद ही श्रोताओं की यही हमारी प्रार्थना है, हमेशा बड़ों का सम्मान रखें। नहीं, और मैं तो यही कहूंगा श्रोताओं से कि तुम्ही ने तो कहा था कि ऐसा काम करो, नहीं जग में किसी को बदनाम करो। जब कहनाइयां बजने लगी गगन में, अब कहते हो कि आराम करो, मगर आराम तो अब मैं करूंगा नहीं। मौत से भी अब मैं डरूंगा नहीं। गिरकर चाहे जमी पे चकनाचूर हो जाए, मगर डट गए पथ पर से अब हटूंगा नहीं, मगर डट गए पथ पर से हटूंगा नहीं। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। सर, आपने बीच में रचना में बोला भी था जय हिंद, जय भारत। हम आखिरी होते होते हम जय हिंद, जय भारत के नारे लगाना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत सर।